एक इंसान एक अजीब जगह पर जागता है, कंफ्यूज्ड है कि वो कौन है और क्या वो मर चुका है। उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो किसी एंसेस्टर से गुहार लगा रही होती है। उनसे कह रही होती है कि उन्हें और उसके बच्चे पर दया करें और उसे जन्म देने दे। लेकिन जवाब में एक सख्त मनाही आती है। एक दूसरी आवाज कंफर्म करती है कि वैली ऑफ द मेडिसिन गॉड ने डिसाइड कर लिया है कि मां का ओरिजिन डैमेज हो चुका है, उसकी इन्हें टैलेंट काफी नहीं है और उसके वूम में जो फीटस है उसका फाउंडेशन ऑर्डिनरी है। वो आवाज ये भी कहती है कि अगर लुओ क्लैन ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो दूसरे क्लैंस उनका मजाक उड़ाएंगे। हीरो सोचता है ये बातें कहां से आ रही हैं और इनेट डेफिशिएंसी वाला फीटस होने का मतलब क्या है। फिर उसे एक हॉरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज होता है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया है, एक अनबॉर्न चाइल्ड के रूप में। उसे अपनी मां दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट है और उसे समझ आता है कि वो वही चाइल्ड है जिसके बारे में बातें हो रही है। उसे लगता है एल्डर जंग जोजो उसे अबैंडन करने वाला है और वो सोचता है कितना क्रूएल है ये वर्ल्ड जहां स्ट्रेंथ सब कुछ डिसाइड करती है, जहां वीक लोगों को तो फीटस होने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है। मां शैंटियन पूछती है कि क्या वो इस डिसीजन से अग्री करता है। शैंटियन चिल्लाकर कहती है कि उसका चाइल्ड डैमेज्ड रूट बोन्स के साथ लुओ क्लैन के रिसोर्सेज और लक शेयर नहीं कर सकता और उसे युवा के फीटस से कंपेयर करती है जिसे सेलेस्टियल बॉडी माना गया है। मां गुस्से में जवाब देती है कि शैंटियन भूल गई है जब वो इंजर्ड और बेहोश थी तो उसने अपनी इन्नेट ट्रू एनर्जी उसे ट्रांसफर की थी और इसी वजह से उसके बच्चे की रूट बोन्स डैमेज हुई है। शैंटियन उसे सिर्फ एक चॉइस देती है, या तो लुओ क्लैन छोड़ दे या अपने बच्चे को। मां शॉक में पड़ जाती है। फीटस सोचता है कि कौन इतना घटिया हो सकता है जो एक मां को ऐसी चॉइस देने पर मजबूर करे। वो एंग्शियस है मां के डिसीजन का इंतजार करते हुए। फिर मां का नाम रिवील होता है, जैंग चीशिन। वो अनाउंस करती है कि वो लुओ क्लैन छोड़ देगी। एल्डर और शैंटियन शॉक में रह जाते हैं। जैंग चीशिन डिक्लेयर करती है कि आज से उसका और उसके बच्चे का लाइफ और डेथ लुओ क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा अपनी मां से वादा करता है कि चाहे वो वीक है, डैमेज्ड रूट बोन्स के साथ पैदा हुआ है, लेकिन वो मेहनत करेगा और दोनों मिलकर अपनी डिग्निटी वापस कमाएंगे। इसी डिटर्मिनेशन के मोमेंट में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपीयर होता है, लेट ब्लूमर सिस्टम। ये सिस्टम उसके साथ बाइंड हो जाता है क्योंकि उसने कल्टिवेट करने की डिटर्मिनेशन दिखाई। वो शॉक और एक्साइटेड दोनों होता है, लेकिन तुरंत गुस्सा भी चिल्लाकर कहता है, मुझे अभी जन्म भी नहीं हुआ और तुम मुझे लेट ब्लूमर कह रहे हो। फिर उसे पता चलता है सिस्टम का फुल नेम है सिस्टम ऑफ लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस और वो सोचता है कि ये सिस्टम उसे जन्म से पहले ही मेहनत करने पर मजबूर कर रहा है। फिर मजाक में सोचता है, क्या ये सिस्टम 300 साल पहले नहीं आ गया? सिस्टम उसे उसका फ्यूचर दिखाता है, एक ट्रैजिक फ्यूचर जहां वो और उसकी मां कल्टिवेशन नहीं कर पाते, सबके मजाक का निशाना बनते हैं। उसका हाफ ब्रदर दांव अचीव कर लेता है, जबकि वो अपनी मां के भीख मांगकर लाई पिल्स पर जीता है। सिस्टम ये भी दिखाता है कि वो अपनी डेस्टिनी तभी डिफाई करता है जब उसकी मां मर जाती है। फीटस चीख कर कहता है, बस करो, मुझे ये फ्यूचर नहीं चाहिए। फिर डिसाइड करता है कि अगर सिस्टम 300 साल पहले आया है तो वो इस चांस का यूज करके अपनी लाइफ को एक फेलियर से ट्रायम्फ में बदलेगा और वाव करता है कि वो अपनी कहानी लिखेगा, एक ऐसे मिरेकल के रूप में जो हेवेंस को हिला दे। सिस्टम उसे एक बिगिनर मिशन देता है, अपनी मां को अमेज करो बाय कल्टिवेटिंग वॉलंटरली फॉर द फर्स्ट टाइम। रिवॉर्ड, फ्यूजन विद द आर्केक सेक्रेड बॉडी। वो स्टन रहता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये बॉडी उसे इनविंसिबल फिजिकल स्ट्रेंथ देगी, ऐसी जो एंशिएंट एम्परर्स को भी चैलेंज कर सके। वो रियलाइज करता है कि अब वो अपनी फेट को डिफाई कर सकता है। वूम में रहते हुए वो फेटल ब्रीदिंग के जरिए स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है। उसकी मां को पेट में कुछ अजीब एक्टिविटी महसूस होती है। शॉक में सोचती है, क्या मेरा बेटा अभी से कल्टिवेट कर रहा है? सिस्टम अनाउंस करता है मिशन कंप्लीट हो गया
और आर्केक सेक्रेड बॉडी फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये एक्टिवेशन एंशिएंट सेजेस की लेगेसी को अवेकन करती है। माँ देखती है बाहर लाइटनिंग जैसा एक फेनोमेनन। अपने कॉन्शियसनेस में वो एंशिएंट एम्परर्स के विजन्स देखती है, जिनके सामने हीरोज भी कुछ नहीं लगते। फिर उसे गोल्डन स्पिरिचुअल एसेंस का एक फ्लो फील होता है, जो उसके डैमेज्ड फाउंडेशन को रिपेयर कर रहा होता है। वो कंफ्यूज्ड है कि ये सब एक सपोजिडली डेफिशिएंट चाइल्ड से कैसे हो सकता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कल्टिवेशन पाथ, 3 लोअर रियल्म्स, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन और स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। हर रियल में 10 लेवल्स होते हैं। अगर कोई एडल्टहुड से पहले स्पिरिट मैनिफेस्टेशन तोड़ ले और वेनरेबल रियल्म तक पहुंच जाए तो उसे मिरेकल अमंग मिरेकल्स माना जाता है। यही होता है डेस्टिनी। सिस्टम उसे चाइल्ड का नया स्टेटस दिखाता है, जैंग वोंग, जिसका आर्केक सेक्रेड बॉडी अब ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म लेवल 1 में पहुंच गया है और तेजी से लेवल 2, 3 और 4 तक बढ़ रहा है। जैंग वोंग डिक्लेयर करता है, ये मोमेंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से मैं अपनी डेस्टिनी रिराइट करूंगा। कहीं और मां एक बड़े रेजिडेंस में पहुंचती है और अनाउंस करती है कि वो अपने बड़े भाई और भाभी के पास लौट आई है। उसका भाई जैंग वोंग और उसकी वाइफ जैंग साइकिंग उसका स्वागत करते हैं। भाई समझाता है कि उन्होंने हायर सेक्ट से हेल्प मांगी थी उसके बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी लुओ क्लैन को नाराज नहीं करना चाहता। जैंग साइकिंग हर्ष टोन में कहती है कि जैंग ची शिन अब वापस रेंगती हुई हेल्प मांगने आई है, जबकि पहले लुओ क्लैन ने उसे रिसोर्सेज लेने नहीं दिए थे। उसकी आवाज में सार्केज्म होता है, जैसे कह रही हो कि वो अब बस स्क्रैप्स के लिए आई है। जैंग ची शिन दुखी टोन में कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने बच्चे की सेफ्टी। उसका भाई गुस्से में अपनी वाइफ को डांटता है और कहता है अपनी जुबान संभाले। वो अपनी बहन को एश्योर करता है कि जैंग क्लैन उसके बेटे के लिए सब कुछ करेगी। फिर वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है अपनी भाभी की बातों को दिल पर मत लेना, वो बस जुबान की तेज है, बट एक्चुअली काइंड हार्टेड। जैंग ची शिन उसे एश्योर करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी भाभी की नेचर अच्छे से जानती है। इस बीच फीटस जैंग वोंग सोच रहा होता है कि उसकी मां के साथ वैसे बुरा बिहेव नहीं हो रहा जैसे उसने सोचा था, बल्कि उसे जैंग क्लैन में एक वार्मथ और वेलकम फील हो रहा था, जो उसने लुओ क्लैन में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसके थॉट्स तब इंटरप्ट होते हैं जब जैंग ची शिन के पेरेंट्स वापस आते हैं, अनाउंस करते हुए कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड फिगर के साथ आए हैं, सेज मियाओ फ्रॉम द पैलेस ऑफ क्रिएशन सेज। फीटस उस सेज की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। सोचता है ये ब्यूटी तो बिल्कुल एक एक्साइएनजी शिया फैंटेसी वर्ल्ड के लायक है। तभी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोबारा अपीयर होता है, एक नया मिशन प्रेजेंट करते हुए, लेट ब्लूमिंग ग्रेटनेस। जैंग वोंग रियलाइज करता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है जब भी कोई पावरफुल पर्सन नियर बाय होता है। वो डिसाइड करता है कि सेज मियाओ इस वक्त उसका बेस्ट ऑप्शन है। उसके दिमाग में प्लान बनता है, अगर वो अपना टैलेंट जल्दी दिखाएं तो क्लैन उसकी मां को और ज्यादा वैल्यू देगा। मां जैंग ची शिन सेज के पास जाकर रिस्पेक्टफुली हेल्प मांगती है, जबकि फीटस अंदर ही अंदर प्लान कर रहा होता है कि अपने आर्केक सेक्रेड बॉडी की पावर से सेज को अमेज करेगा। सेज मियाओ सबसे कहती है कि वो हॉल के बाहर वेट करें। वो खुद मां और फीटस का एग्जामिनेशन करेगी। सेज मां को रियश्योर करती है कि वो कोई स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं करेगी क्योंकि फीटस वीक है। फीटस वीक शब्द सुनकर सार्केस्टिकली सोचता है, मुझे वीक कह रही है, कहकर तो देखो मेरे आर्केक सेक्रेड बॉडी को। जैसे ही सेज अपना हाथ मां के रिस्ट पर रखती है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसे एक टेरिफाइंग ऑरा फील होती है, एक ऐसी जो क्योटिक प्रिमोर्डियल एरा से आती लगती है। मां घबराकर पूछती है, क्या हो रहा है? सेज अस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछती है, क्या इस चाइल्ड को पहले ही इनेट पावर डेफिशिएंट डायग्नोज कर दिया गया था? मां कंफर्म करती है कि हां, ये लुओ क्लैन के हीलर्स का ही डायग्नोसिस था। सेज कहती है, मैं खुद देखूंगी इस चाइल्ड की पोटेंशियल की डेप्थ और अपनी पावर यूज करके
फीटस को एग्जामिन करना स्टार्ट करती है। फीटस फील करता है कि उसकी होने वाली मास्टर अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो अपनी फुल पावर अनलीश करने का डिसाइड करता है और कमांड देता है, आर्केक सेक्रेड बॉडी ओपन अप। सेज शॉक होते हुए नोटिस करती है कि ये छोटा सा चाइल्ड अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। वो उसके फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ करती है, कहती है, अगर मैं यहां चांस से नहीं आई होती तो दुनिया एक अनपैरालल्ड जीनियस खो देती। मां पूरी तरह स्टन्ड है, क्योंकि वहां मौजूद किसी को भी फीटस के इन्नेट बोन स्ट्रक्चर की ट्रू नेचर का आइडिया नहीं है। सेज सजेस्ट करती है कि वो अपना स्पेशल ट्रेजर यूज करेगी जो सब सच दिखाता है, ताकि वो उस पर लाइट डाल सके। मां ग्रैटिट्यूड के साथ उसका शुक्रिया करती है। जब सेज और मां हॉल से बाहर आती है, सब क्लैन मेंबर्स एंग्शियस होते हैं, सोच रहे होते हैं कि टेस्ट जल्दी खत्म हो गया, मतलब बच्चा बचा नहीं। लेकिन सेज उन्हें कहती है कि ऐसे नेगेटिव सोच मत रखो और अनाउंस करती है, ये चाइल्ड सिर्फ अनहार्म्ड नहीं है, बल्कि इसके पास अनपैरालल्ड टैलेंट है। सेज मियाओ कंफर्म करती है कि उसने जो देखा वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है और कहती है कि ये उसके लिए खुद एक गुड फॉर्चून है कि वो यहां आई और इस बात की विटनेस बनी। ग्रैंडफादर स्टंट खड़ा रहता है, सोचता है कैसे उसका ग्रैंडसन इतना टैलेंटेड हो सकता है, जब सब कहते थे उसके पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं। सेज कहती है, वो सब एक इग्नोरेंट डॉक्टर की बकवास थी। फिर वो अपना ट्रेजर यूज करती है, जिससे एक स्टनिंग विजन जैंग क्लैन के सामने अपीयर होता है। 9 गोल्डन ड्रैगन्स एक मैसिव ब्रॉन्ज कॉफिन को स्काई में खींच रहे होते हैं। ये देखकर सब शॉक और ऑ में रह जाते हैं। सेज एक्सप्लेन करती है कि उन 9 सॉवरेन ड्रैगन्स में से सिर्फ एक भी पूरा जैंग क्लैन को एक फिंगर से क्रश कर सकता है। क्लैन मेंबर्स वंडर करते हैं कि कौन है जो उस कॉफिन के अंदर है, और विजन रिवील करता है एक यंग मैन को जो बिल्कुल अपनी मां जैंग ची शिन जैसा लगता है। सेज रियलाइज करती है, आर्क एक सेक्रेड बॉडी जैंग क्लैन में जन्मा है और एक हेवनली एम्परर पैदा होने वाला है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर खुशी से रो पड़ते हैं। ग्रैंडमदर आंसुओं के साथ कहती है, स्वर्ग ने हमारे क्लैन को सच में ब्लेस किया है। मां जैंग ची शिन अपने पेट को देखकर गर्व से कहती है, मेरे बच्चे, तूने मुझे सच में सम्मान दिया है। सेज मियाओ फिर मां की तरफ मुड़ती है और सीधा कहती है, मैं इंट्रोडक्शंस में वक्त नहीं खोती, मैं सीधा कह रही हूं, अपने चाइल्ड को पैलेस ऑफ एटर्नल क्रिएशन में मेरे डिसाइपल के रूप में भेज दो। मैं खुद उसकी ट्रेनिंग और ग्रोथ सुपरवाइज करूंगी, जब तक वो दुनिया में एक अनपैरालल्ड फोर्स न बन जाए। क्लैन मेंबर्स एक बार फिर शॉक में पड़ जाते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि ये ऑफर एक्चुअली हेड डिसाइपल पोजीशन का है, जिसके लिए इंपीरियल क्लैंस के एयर्स भी मरने मारने को तैयार होते हैं। इस बीच फीटस जैंग वोंग सोचता है, पैलेस ऑफ क्रिएशन तो फर्स्ट रेट सेक्ट है, सिस्टम को तो बस थर्ड रेट सेक्ट चाहिए था, मतलब रिवॉर्ड तो ह्यूज होगा। मां जैंग ची शिन रिस्पेक्टफुली बो करती है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए सेज और जैंग क्लैन के सामने। वो सोचती है कैसे एक दिन में दुनिया उलट गई, और अपने दिमाग में अपने बच्चे से पूछती है, क्या तुम सेज की डिसाइपल बनना चाहते हो? सेज स्माइल करती है, सोचती है कि वो कितनी फॉर्चुनेट थी कि पिटी फील करके यहां आई, वरना वो इस टेरिफाइंग प्रोडिजी को डिस्कवर करने का मौका खो देती। इसी मोमेंट में जैंग वोंग का सिस्टम उसे उसका ओरिजिनल ट्रैजिक डेस्टिनी दिखाता है और फिर अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, जॉइन अ थर्ड रेट सेक्ट और हायर। जैंग वोंग अंदर ही अंदर सेलिब्रेट करता है, खुश है कि पैलेस ऑफ क्रिएशन एक पीक पावर है। वो अपने रिवॉर्ड का इंतजार कर रहा है, कॉन्फिडेंट कि आर्क एक सेक्रेड बॉडी और हाई लेवल कल्टिवेशन टेक्निक के साथ अब कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। सिस्टम अनाउंस करता है रिवॉर्ड, एक सुप्रीम कल्टिवेशन मेथड, द आर्ट ऑफ द हेवन डिवाउरिंग डीमन। जैंग वोंग शॉक में पड़ जाता है ये लेजेंडरी टेक्निक पाकर। सिस्टम एक्सप्लेन करता है, ये आर्ट हेवन और अर्थ से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, एक नेचुरल कल्टिवेशन वॉर्टेक्स क्रिएट करती है, और ये एक ग्रोएबल और इवॉल्विंग मेथड है जिसमें हीलिंग एबिलिटीज और इमेंस सप्रेसिव पावर दोनों है। फीटस डिसाइड करता है कि वो अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ये उसके लिए एक परफेक्ट चांस है।
वो तुरंत अपनी मां के वूम के अंदर ही कल्टिवेट करना स्टार्ट करता है और एक गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी से राइज होती है जो पूरे हॉल में घूम जाती है, जिससे उसकी मां और क्लैन मेंबर्स शॉक रह जाते हैं। उसका अंकल और आंट डिसबिलीफ में देखते रहते हैं और अंकल सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा नेफ्यू जंग लेने से पहले ही कल्टिवेशन स्टार्ट कर चुका है। ग्रैंडफादर एक्साइटेडली कहता है कि हेवन ने जैंग क्लैन को ब्लेस किया है, जबकि अंकल और उसकी वाइफ सिर्फ शॉक में स्टेयर करते रहते हैं। इस बीच सेज मियाओ खुद से सैटिस्फाइड सोचती है कि आर के एक सेक्रेड बॉडी वाले डिसाइपल के साथ कोई भी उसके लिनिएज को इमॉर्टल पैलेस के 100 ईयर टूर्नामेंट में वीक नहीं कहेगा। सेज डिक्लेयर करती है कि एक न्यू डिसाइपल को एक्सेप्ट करते हुए मीटिंग गिफ्ट देना ट्रेडिशन है और मास्टर होने के नाते वो उसे एक ट्रेजर देगी। फीटस जैंग वोंग कॉन्फिडेंट होता है, सोचता है कि अपने सेक्रेड बॉडी और हेवन डिवाउरिंग डीमन टेक्निक के साथ वो ट्रेजर को तुरंत अपना बना लेगा। वो स्पिरिचुअली ट्रेजर को समन करता है, फुल कॉन्फिडेंट कि एक ऑर्डिनरी ट्रेजर को सबड्यू करना उसके लिए कुछ भी नहीं है। ट्रेजर सीधा मां के वूम में एंटर होता है और उसके साथ मर्ज हो जाता है, जिससे सेज सरप्राइज हो जाती है और सोचती है, ये अनबॉर्न चाइल्ड ट्रेजर को कैसे एक्नॉलेज करवा रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। सिस्टम के मिशन कंप्लीट होने के बाद फीटस ट्रेजर, अब जिसका नाम हेवन एंड अर्थ फायर सप्रेशन आर्मोर है, को मेंटली कमांड करता है अपग्रेड होने के लिए। आर्मोर ट्रांसफॉर्म होता है और इवॉल्व करके एक इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर बन जाता है। फैमिली मेंबर्स में खड़े रहते हैं, समझ नहीं पाते कि एक अनबॉर्न चाइल्ड ने ट्रेजर को कैसे सबड्यू और अपग्रेड कर दिया। सेज खुद एक्सेप्ट करती है कि वो एक्चुअली मदद करने वाली थी ताकि बॉय ट्रेजर के साथ मर्ज कर सके, लेकिन उसने तो खुद ही कर लिया। उसका सेक्रेड बॉडी इतना पावरफुल है कि उसने उस ट्रेजर को इन्नेट स्पिरिट ट्रेजर बना दिया। सेज डिसाइड करती है कि अब जब वो उसके साथ बाउंड हो गया है, कोई भी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर उसे हार्म नहीं कर सकता। वो डिक्लेयर करती है कि जब जैंग वोंग केव हेवन रियल्म तक पहुंच जाएगा, वो खुद लौट कर आएगी और उसे सेक्ट में ले जाएगी ताकि वो कल्टिवेशन के वास्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके। 3 दिन बाद ग्रेट एक्सायर डिवाइन डायनेस्टी के सोल्जर्स का एक ग्रुप जैंग क्लैन के हॉल में आता है। वो चिल्लाते हुए डिमांड करते हैं कि इंचार्ज पर्सन तुरंत बाहर आए। मां जैंग चीशिन तुरंत समझ जाती है कि उन्हें उसके और उसके बेटे के लुओ क्लैन से एक्सपल्शन के बारे में पता चल गया है और वो एंगेजमेंट कैंसिल करने आए हैं। फीटस अंदर ही अंदर स्कॉफ करता है, सोचता है, क्लासिक सीन, ये डायनेस्टी अपने डिसीजन पर मेरे जन्म के दिन ही रिग्रेट करेगी। सोल्जर्स का लीडर फीटस के अंकल जैंग वोंग को एड्रेस करता है और पुराने अरेंज्ड मैरिज की याद दिलाता है। अंकल गुस्से में पूछता है, तुम लोग इस तरह हमारे हॉल में घुसकर बिहेव कर रहे हो क्यों? लीडर खुद को जनरल WI इंट्रोड्यूस करता है और फॉर्मली अनाउंस करता है कि मैरिज अग्रीमेंट अब नलिफाइड है। अंकल गुस्से में एक्सप्लोड करता है, चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी डायनेस्टी ने खुद ये पॉलिटिकल मैरिज मांगी थी और अब बिना रिस्पेक्ट के कैंसिल कर रहे हो। जनरल WI रिटॉर्ट करता है कि जैंग चीशिन के एक्सपल्शन की न्यूज सब जगह फैल चुकी है और उसका बेटा अब लेजिटिमेट हेir नहीं रहा, तो उनका छोटा जैंग क्लैन उनके ग्रेट डायनेस्टी के लायक नहीं है। फीटस अंदर से स्कॉफ करता है, सोचता है कि ये लोग उसके इन्ने टैलेंट को डेफिशिएंट कह रहे हैं, लेकिन वो वाव करता है कि ये जनरल उसके सामने घुटने टेक कर उसकी प्रिंसेस के लिए भीख मांगेगा उसके जन्म के दिन। जनरल अपनी इंसल्ट कंटिन्यू करता है, कहता है कि उनके एम्परर ने दया दिखाई जो उसे भेजा, वरना ये लोग इंपीरियल हॉल के सामने नील कर रहे होते। वो प्राउडली कहता है कि उनकी प्रिंसेस एक इंपीरियल मैरिज डिजर्व करती है, ना कि एक इंफीरियर डेफिशिएंट रूट के साथ। अंकल गुस्से में कहता है कि वो उसे एक्सिक्यूट करेगा अपने नेफ्यू को इंसल्ट करने के लिए, लेकिन जनरल WI स्कॉफ करता है और फीटस पर अटैक करने के लिए मूव करता है ताकि उसे यूजलेस ट्रैश कहकर खत्म कर दे। फीटस अपनी मां पर होने वाले अटैक से फ्यूरियस हो जाता है। तभी एक ह्यूज स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होती है और जनरल का अटैक रोक लेती है। जनरल शॉक में चिल्लाता है, एल्डर्स, कॉल द एल्डर्स।
दो ओल्ड एल्डर्स अपीयर होते हैं, हंसते हुए, और फैमिली के ग्रैंडफादर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो उन्हें ट्रेन करेंगे। जनरल WUI उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। ये श्वैनमिंग एल्डर्स हैं, डायनेस्टी के रॉयल कल्टिवेटर्स। फीटस नोट करता है कि इन दोनों ओल्ड गोस्ट्स का कल्टिवेशन लेवल लो नहीं है। अंकल गुस्से में डायनेस्टी पर चिल्लाता है कि वो इन नोटोरियस एल्डर्स के साथ मिल गए हैं। क्या उन्हें कोई शेम नहीं? एक एल्डर कॉन्डिसेंडिंगली कहता है, तेरा बोलने का टर्न नहीं है। फिर एक एल्डर अंकल पर अटैक करता है, जिससे ग्रैंडफादर उसे बचाने आता है, लेकिन फोर्सफुली पुशबैक हो जाता है। इस केओस में दूसरा एल्डर प्रेग्नेंट मां जैंग चीशिन पर डेडली स्वॉर्ड अटैक करता है, स्नीरिंग करते हुए कहता है कि अब देखते हैं ओल्ड मैन सबको कैसे बचाता है। तुरंत सिस्टम वार्निंग देता है, फैटल थ्रेट डिटेक्टेड, और इमरजेंसी मिशन देता है, प्रोटेक्ट योर मदर फ्रॉम बीइंग किल्ड। फीटस गुस्से में जल उठता है, सोचता है कि प्रेग्नेंट वुमन को टारगेट करना सबसे गिरी हुई बात है। वो हेवन डिवाउरिंग डीमन आर्ट एक्टिवेट करता है और कमांड देता है अटैक को एब्जॉर्ब करने का। एक वॉर्टेक्स फॉर्म होता है जो एल्डर्स के अटैक की स्पिरिचुअल पावर को खींच लेता है। दोनों एल्डर्स शॉक में रहते हैं, उनका पावर अचानक वैनिश हो गया। ग्रैंडफादर कंफ्यूज्ड होता है, सोचता है किसने इंटरवीन किया। दोनों टेरिफाइड एल्डर्स मिलकर अटैक करते हैं, ब्लू गोस्टली हैंड्स लॉन्च करते हुए। फीटस अपना इनेट स्पिरिट ट्रेजर यूज करता है, हेवन एंड अर्थ कोल्ड फ्लेम बैरियर, ताकि उन्हें जलाकर खत्म कर सके। फ्लेम्स इतनी इमेंस पावर से इरप्ट होती है कि एल्डर्स टेरिफाइड हो जाते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो एक इनेट स्पिरिट ट्रेजर के सामने है। एक एल्डर डिमांड करता है, कौन छिपा है? बाहर आ। सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, सर्वाइव लाइफ एंड डेथ क्राइसिस। रिवॉर्ड मिलता है, 9 टन ग्रेट मिस्टीरियस रीबर्थ पिल। इंस्ट्रक्शंस बताती है कि ये पिल तुरंत स्पिरिचुअल पावर रिस्टोर करती है। फीटस कॉन्फिडेंट फील करता है और वाव करता है कि वो आज जैंग फैमिली का ऑनर रिस्टोर करेगा। माइल्स अवे सेज मियाओ को स्पिरिट ट्रेजर का एक्टिवेशन फील होता है। वो अमेज होती है कि उसका डिसाइपल सिर्फ 3 दिन में उसे यूज कर रहा है। अपनी पावर फोकस करके वो देखती है क्या हो रहा है, और एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन उसकी जैंग फैमिली के हॉल के ऊपर अपीयर होती है, एंग्रली चिल्लाती हुई, कौन है वो अंधा बेवकूफ जो मेरे डिसाइपल को हार्म करने की हिम्मत करता है? वो फोर्सफुली हॉल के अंदर डिसेंड करती है, लाउडली डिक्लेयर करते हुए कहती है, ये चाइल्ड पैलेस ऑफ एटर्नल क्रिएशन का हेड डिसाइपल है। बताओ, किसने हिम्मत की मेरे डिसाइपल पर अटैक करने की? फीटस अपनी मास्टर की प्रेजेंस देखकर सरप्राइज्ड होता है, गेस करता है कि शायद उसने ट्रेजर के अंदर कोई इमरजेंसी मेजर छोड़ा था। एक एल्डर डिसबिलीफ में आकर सेज के प्रोजेक्शन पर अटैक करता है, अक्यूज करता है कि वो सब फेक है, लेकिन सेज इजीली उसका अटैक काउंटर कर देती है और फीटस कॉफ करता है। सोचता है, क्या हिम्मत है एक एंशिएंट एम्परर की जो एक एंशिएंट सेज को चैलेंज कर रहा है। जैसे ही फीटस रिलीफ फील करता है कि मास्टर ने इंटरवीन किया, दोनों एल्डर्स शॉक में खड़े रहते हैं। उनमें से एक एल्डर वेल्ड थ्रेट देने की कोशिश करता है, पोलाइटली कहता है, सेज, अपना नाम बताओ ताकि हमारी डायनेस्टी फ्यूचर में आपसे गाइडेंस ले सके। सेज उसका मजाक उड़ाकर कहती है, एक 4th रेट एंशिएंट एम्परर मेरे नाम सुनने लायक भी नहीं। उसी मोमेंट ग्रैंडफादर अपनी मास्टर के छोड़े हुए स्पिरिट क्रेन को एक्टिवेट करता है और एक एल्डर पर डायरेक्ट अटैक करता है, उसे ब्रूटल तरीके से डिफीट करता है। एल्डर जमीन पर गिरता है, पूरा खून से कवर। जनरल WUI शॉक में खड़ा रहता है, बिलीव नहीं कर पाता कि एक सिंपल डिवाइन कॉन्शियसनेस थ्रेट ने एक एंशिएंट एम्परर को सप्रेस कर दिया। तभी उसे समझ आता है कि ये औरत सच में पैलेस ऑफ एटर्नल क्रिएशन से बिलोंग करती है और जैंग फैमिली का वो चाइल्ड जिसे वो मॉर्टल रूट कह रहे थे, एक्चुअली इस पैलेस में जाने वाला है। फीटस जैंग वोंग अंदर ही अंदर सोचता है, अब रिग्रेट करने का टाइम गया। डिफीटेड एल्डर जनरल को रिट्रीट करने के लिए बोलता है, जबकि जनरल टेरर में सेज के प्रोजेक्शन को देखता है और सोचता है ये सब इम्पॉसिबल है।
फिर वो कर्ज करता है लुओ क्लैन को। कितने फूल्स हैं जो एक ऐसे जीनियस को निकाल दिया जो पैलेस ऑफ क्रिएशन में जा सकता था। अब हमारे ग्रेट सेइया डायनेस्टी पर डिजास्टर आएगा। जैंग फैमिली का ग्रैंडफादर सेज के सामने झुककर रिक्वेस्ट करता है, इन शेमलेस अपॉर्चुनिस्ट्स की जान बचा लीजिए ताकि ये खुद देखें कि मेरा ग्रैंडसन फ्यूचर में क्या मिरेकल बनेगा। सेज अग्री करती है और ऑर्डर देती है, तुम सब जिंदा वापस जाओ और अपनी डायनेस्टी को मैसेज देना। जैंग फैमिली और ग्रेट शिया डायनेस्टी के बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल है। फीटस प्लीज्ड होता है, सोचता है शायद मास्टर उसके फेवर में बोल रही है, लेकिन सेज तुरंत रिकंसिडर करती है और लाउडली डिक्लेयर करती है, तुम लोग कौन होते हो मेरे डिसाइपल के मैरिज को एनल करने वाले। वो एक पावरफुल फोर्स अनलीश करती है जो सोल्जर्स को पीछे धकेल देता है। फिर उन पर एनलमेंट डॉक्यूमेंट थ्रो करते हुए कहती है, मेरे डिसाइपल को ही तुम्हारी प्रिंसेस से शादी करने में इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारा स्टेटस उसके लायक नहीं। सेज उन पर चिल्लाती है, अभी तक यहां क्या कर रहे हो? जाने से पहले एंगेजमेंट गिफ्ट्स वापस कर देना, वरना मैं खुद लेने आऊंगी। डिफीटेड जनरल मजबूरी में अग्री करता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फैमिली मेंबर्स सेज के सामने बो करते हैं। अंकल ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है, कहता है, अगर आपने इंटरवीन नहीं किया होता और स्पिरिट ट्रेजर यूज नहीं किया होता तो जैंग फैमिली तबाह हो जाती। ग्रैंडफादर आगे बढ़कर डीपली थैंक्स देता है, कहता है, आपकी काइंडनेस के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। सेज कहती है, ये सब मत सोचो, मैंने जैंग वोंग को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया है, तुम्हारी फैमिली और मेरी डेस्टिनी अब लिंक्ड है। फिर वो क्लैरिफाई करती है, वैसे ये कहना कि मैंने स्पिरिट ट्रेजर यूज किया कंप्लीटली सही नहीं है। तब स्पिरिट क्रेन हंसती है और कहती है, मेरी मास्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कभी अपने डिसाइपल का क्रेडिट नहीं लेगी। सेज प्रॉमिस करती है, तुम्हारा पूरा फैमिली अपने सारे रिसोर्सेज इस चाइल्ड के लिए लगाएगा। फीटस इमोशनली सोचता है, आप ही मेरी असली मास्टर है। ग्रैंडफादर समझ जाता है सेज का मतलब और सबको बाहर भेजकर प्राइवेट बात करने लगता है। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो ग्रैंडफादर पूछता है, ये बताइए, मेरे ग्रैंडसन के पास ऐसी कौन सी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो वूम्ब के अंदर रहते हुए स्पिरिट ट्रेजर यूज कर सका? सेज रिवील करती है, ये चाइल्ड लेजेंडरी आर्क एक सेक्रेड बॉडी पोजेस करता है। ग्रैंडफादर शॉक में जम जाता है। सेज एक्सप्लेन करती है कि उसे भी नहीं पता कि वो ट्रेजर को फीटस होते हुए कैसे कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि ऐसी बॉडी का लास्ट अपीयरेंस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले हुआ था। वो फर्दर कहती है, अब जब ये लिटिल वन कल्टिवेशन स्टार्ट कर चुका है तो कोई नहीं कह सकता उसकी बर्थ के टाइम उसका पावर कितना ओवरवेलमिंग होगा। ग्रैंडफादर ओवरवेल्म हो जाता है और एक्साइटेडली कहता है, हेवन ने सच में हमारे क्लैन को ब्लेस किया है। सेज वॉर्न करती है, आर्क एक सेक्रेड बॉडी को कल्टिवेट करने के लिए इमेंस रिसोर्सेज लगेंगे। उसका फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए जब तक वो पैलेस ऑफ क्रिएशन में ऑफिशियली एंटर नहीं करता। ग्रैंडफादर ग्रेटफुल होकर बो करता है, धन्यवाद। जैंग क्लैन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देगा ताकि जैंग वोंग का फाउंडेशन सॉलिड बने। अंकल की वाइफ हैप्पीली डिक्लेयर करती है, अब जैंग क्लैन का राइज सर्टन है, और अंकल एक्साइटेडली कहता है, हम लुओ क्लैन को उनके डिसीजन पर रिग्रेट करवाएंगे। फीटस जैंग वोंग रीसेंट इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है, सच में ये दुनिया सिर्फ स्ट्रेंथ से चलती है। मेरी ब्यूटीफुल मास्टर ने बस एक फिंगर उठाई और एनिमीज लिमिट तक पुश हो गए। वो रिजॉल्व करता है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग लाइन से नहीं बल्कि वूम्ब से ही जीतना है। बाद में फैमिली सब मिलकर जैंग क्लैन के एंसेस्टर को ग्रीट करती है। एंसेस्टर कहता है, मुझे बच्चे के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब पता चल गया है। ये पावर अनइमेजिनेबल है, लेकिन इसके लिए लिमिटलेस रिसोर्सेज चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो अपने सारे पर्सनल रिसोर्सेज उस चाइल्ड के लिए दे देगा। मां तुरंत अपोज करती है, कहती है, आपको अपनी कल्टिवेशन कंटिन्यू करने के लिए क्लैन के आधे रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर आप सब दे देंगे तो पूरा क्लैन इस बच्चे के लिए खाली हो जाएगा। लेकिन एंसेस्टर इंसिस्ट करता है, मेरा डिसीजन फाइनल है
और वो सेज मियाओ के दिए हुए रिसोर्सेज भी उन्हें हैंड ओवर कर देता है। माँ अपने बेटे के बिहाफ में उसका शुक्रिया करती है। फीटस का सिस्टम एक नया मिशन इशू करता है, 1 महीने तक कंटिन्यूअसली कल्टिवेट करना और एंसेस्टर को इंप्रेस करना। रिवॉर्ड है सुप्रीम सेलेस्टियल ग्रैंडियर। जैंग वोंग रिवॉर्ड सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये ग्रैंडियर सिर्फ एंशिएंट पावरफुल बीइंग्स के लिए एग्जिस्ट करती थी और इसके साथ एक यूनिक इन्नेट डिवाइन एबिलिटी आती है। फीटस कॉन्फिडेंट फील करता है कि अब जो रिसोर्सेज उसके पास है और हेवन डिवाउरिंग डीमन टेक्निक के साथ वो स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियल्म तक पहुंच सकता है। उसे लगता है कि अगर एक अनबॉर्न चाइल्ड भी इस पीक तक पहुंच जाए तो एंसेस्टर डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा और वो तुरंत कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। 1 महीने बाद एंसेस्टर बोर और रेस्टलेस फील करता है और डिसाइड करता है कि चलो अपने ग्रैंडसन को चेक करता हूं। वो पूरा महीना जैंग फैमिली के प्रोडिजी को गार्ड करता रहा था, लेकिन उसने उसकी कल्टिवेशन प्रोग्रेस चेक नहीं की थी। जब वो फाइनली देखता है तो शॉक हो जाता है। उसका ग्रैंडसन सिर्फ 1 महीने में स्पिरिट मैनिफेस्टेशन रियल्म के पीक तक पहुंच गया था। उसी वक्त फीटस सोच रहा होता है कि वो एक्चुअली 3 दिन पहले ही पीक पहुंच गया था और आज वो वेनरेबल रियल्म तोड़ने की कोशिश करेगा। सोचता है क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा। जैसे ही एंसेस्टर उसका लेवल चेक करता है, सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन कंप्लीट, इंप्रेस दी एंसेस्टर। फीटस स्मर्क करता है, सोचता हुआ कि एंसेस्टर को इंप्रेस करना कितना इजी था। रिवॉर्ड सुप्रीम ग्रैंडियर एक स्पिरिचुअल स्केल्टन के फॉर्म में अपीयर होती है। फीटस उसका ऑरा महसूस करता है जो उसके बॉटलनेक को ईज कर देता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली उस ग्रैंडियर को फ्यूज करना स्टार्ट करता है। फीटस डिसाइड करता है कि वो अपने एंसेस्टर को और सरप्राइज करेगा और फ्यूजन के दौरान उस ग्रैंडियर की पावर बोरो करके वेनरेबल रियल्म तोड़ने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि एक पर्पल एनर्जी उस ग्रैंडियर से एमिनेट हो रही है और वो प्लीज्ड फील करता है। एंसेस्टर वरीड हो जाता है, रियलाइज करता है कि उसका ग्रैंडसन ब्रेक थ्रू करने जा रहा है और उसे लगता है कि ये रेकलेस एडवांस उसके फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है। उसी टाइम माँ को भी अपने चाइल्ड के अंदर एक नया ऑरा फील होता है। ब्रेक थ्रू सरप्राइजिंगली इजीली हो जाता है और फीटस डिस्कवर करता है कि सुप्रीम ग्रैंडियर से मिली हुई डिवाइन एबिलिटी एक्चुअली टाइम से रिलेटेड है। वो रियलाइज करता है कि वो थोड़ा हैस्टी था और अभी के लिए वेनरेबल रियल्म ही उसका लिमिट था। लेकिन अब इस न्यू एबिलिटी के साथ वो टाइम के फ्लो को स्लो डाउन कर सकता है, जिससे वो अपनी बर्थ से पहले भी और हायर लेवल्स तक पहुंच सकता है। एंसेस्टर ऑ में आ जाता है उस ऑरा को महसूस करके जो उसके ग्रैंडसन से एमिनेट हो रही होती है। एक ऐसी ऑरा जिसमें लॉज ऑफ टाइम के ट्रेसेस होते हैं। वो एक्सेप्ट करता है कि अब वो अपने ग्रैंडसन की एबिलिटीज समझ भी नहीं सकता और खुशी से हंस पड़ता है। डिक्लेयर करता है कि हेवन ने जैंग फैमिली को सच में ब्लेस किया है। कुछ महीने बाद जैंगसन लेबर में जाती है। पूरी फैमिली 3 घंटे तक एंग्शियस होकर बाहर वेट करती है और मिडवाइफ उसे होल्ड ऑन करने को कहती है। जैसे ही जैंग वोंग का जन्म होता है, सिस्टम अनाउंस करता है इनेट एंशिएंट इमॉर्टल रियल्म अचीव्ड। उसकी बर्थ के साथ एक बड़ा सेलेस्टियल फेनोमेनन होता है, जिसकी वजह से कई बड़े फिगर्स आसमान से उतरकर कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आते हैं। ऑनलुकर्स वंडर करते हैं कि एक ऑर्डिनरी ट्रू इमॉर्टल ऐसा कॉस्मिक फेनोमेनन कैसे कॉज कर सकता है। तब एक उनमें से कहता है कि ये विजन शायद उस चाइल्ड की वजह से है जिसे ग्रेट सैया डायनेस्टी ने रिजेक्ट कर दिया था। एक वाइसर पर्सन उसे स्कोल्ड करता है और कहता है कि वो रूमर्स पुराने हो गए। फिर वो रिवील करता है कि जैंग फैमिली का ये चाइल्ड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि पैलेस ऑफ एटर्नल क्रिएशन की एक सेज ने उसे तब डिसाइपल बना लिया था जब वो अभी वूम में ही था। तभी ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर खुद अपीयर होता है, रियलाइज करता है कि इस चाइल्ड का कमोशन इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। लेजेंडरी सेलेस्टियल फिनोमेना एक के बाद एक अपीयर होते जाते हैं। गोल्डन लोटस ऑफ द बिटर सी, फिर स्प्लेंडेड रिवर्स एंड माउंटेन्स और फिर ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। एम्परर रेकग्नाइज करता है लास्ट फेनोमेनन
यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम, जो हजारों साल से नहीं देखा गया था। लेकिन न्यूबॉर्न जैंग वॉन्ग अभी रुकता नहीं। वो उन सब 5 विजन्स को मर्ज करके एक फाइनल फेनोमेनन बनाता है। द इमॉर्टल किंग डिसेंड्स फ्रॉम द 9 हेवेंस। एंसेस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्राउडली डिक्लेयर करता है, मेरा ग्रैंडसन जैंग वॉन्ग एक फ्यूचर ग्रेट एम्परर का बेरिंग रखता है। एम्परर ऑफ ज़ेया डायनेस्टी रिग्रेट फील करता है, विश करता है कि काश ये चाइल्ड उसके डायनेस्टी में पैदा होता। वो ब्रीफली सोचता है कि शायद मैरिज रीअरेंज करे, लेकिन शेम के कारण आइडिया डिसमिस कर देता है। मीनवाइल मां अपने बच्चे को गॉड में लेकर कहती है, तुम ही मेरी असली प्राइड हो। ऑनलुकर्स कमेंट करते हैं कि अब लुओ क्लैन को सच में अपने डिसीजन का रिग्रेट हो रहा होगा। लेकिन एम्परर ग्रिम हो जाता है, रियलाइज करता है कि उसने एक ऐसे प्रोडिजी को ऑफेंड किया है जिसे अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, उसे क्रेडल में ही एलिमिनेट कर दो। 5 साल बाद जैंग वॉन्ग एक छोटे चाइल्ड के रूप में दिखाई देता है, मेडिटेशन में बैठा हुआ, अपनी टाइम स्लो एबिलिटी यूज करते हुए। एंशिएंट किंग रियल्म के पीक तक पहुंच चुका होने के बाद भी वो फील करता है कि उसका प्रोग्रेस स्लो है। कुछ एंथुजियास्टिक सर्वेंट्स उसे डिस्टर्ब करते हैं, रेस्ट लेने के लिए कहते हैं और इमॉर्टल फ्रूट ऑफर करते हैं। वो उनके ओवर एंथुजियाज्म से इरिटेट हो जाता है। जैंग वॉन्ग मेडिटेशन से उठता है और अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है, जो उसका वेट कर रहा होता है। एंसेस्टर उस 5 ईयर ओल्ड जैंग वॉन्ग को प्रेस करता है, बोलता है, तुम ऑलरेडी एंशिएंट किंग रियल्म के पीक पर हो और कुछ सालों में मैं खुद तुम्हारे साथ पेस नहीं रख पाऊंगा। जैंग वॉन्ग हम्बल टोन में रिस्पॉन्ड करता है। जैंग वॉन्ग हम्बल टोन में एक्सप्लेन करता है कि वो पिछले 1 महीने से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा और एक बॉटलनेक में फंसा हुआ है। रियलिटी में जैंग वॉन्ग एक डिलेमा फेस कर रहा था। 1 साल पहले उसके सिस्टम ने उसको एक मिशन असाइन किया था, एक सीक्रेट रियल्म में एंटर करना। लेकिन वो क्लैन से बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने उसके खिलाफ किल ऑर्डर इशू किया था। साथ ही उसने जैंग क्लैन के अंदर भी एक लेटेंट डेंजर फील किया था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसने एक सिनिस्टर और वेनमस ऑरा महसूस किया। उसका सोर्स ट्रेस करते हुए वो क्लैन के बैक माउंटेन तक पहुंच गया। वहां उसने रियलाइज किया कि एक टेरिफाइंग और मैलेवलेंट एंटिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो उसके अगेंस्ट मैच नहीं कर सकता। जैंग वॉन्ग ने एक डीमन सप्रेशन अरे डिस्कवर किया, लेकिन नोटिस किया कि ये पावरफुल सील भी डैमेज दिखाने लगा है। इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल किल ऑर्डर के साथ उसे लगता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ कंप्लीटली इनएडिक्वेट है। वो डिसाइड करता है कि उसे बाहर जाकर सीक्रेट रियल्म फाइंड करनी होगी, ताकि वो जल्दी अपनी पावर इंक्रीज कर सके। वापस अपने एंसेस्टर के साथ कॉन्वर्सेशन में जैंग वॉन्ग बताता है कि उसने बैक माउंटेन में कुछ सेंस किया। एंसेस्टर कंफर्म करता है कि उसने भी फील किया था और रियश्योर करता है कि ये एंटिटी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में सील को ब्रेक नहीं कर सकती। लेकिन उसकी बात मिड में कट होती है जब अर्जेंट न्यूज आती है। एक क्लैन मेंबर दौड़ कर आता है और इन्फॉर्म करता है कि एक सेज का सीक्रेट रियल्म उनके ईस्टर्न सी में अपीयर हुआ है और ज़ेया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने ऑलरेडी इसे कंट्रोल करने के लिए अलायंस कर लिया है। एंसेस्टर तुरंत एक क्लैन मीटिंग कॉल करता है। जैंग वॉन्ग इंसिस्ट करता है कि वो अटेंड करे, बोलता है कि अब वो एंशिएंट किंग रियल्म में पहुंच चुका है और क्वालिफाइड है। एंसेस्टर अग्री करता है। मीटिंग में एंसेस्टर अनाउंस करता है कि पहला मैटर उसके ग्रैंडसन का है। जैंग वॉन्ग सबके सामने एड्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है कि वो मंथ्स पहले अपने रियल्म के पीक तक पहुंच गया था, लेकिन एडवांस नहीं कर पा रहा और इसीलिए वो क्लैन छोड़कर एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। अटेंडीज उसका लेवल कंफर्म करते हैं। एल्डर्स एडमायर करते हैं उसकी रैपिड प्रोग्रेस, लेकिन स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं उसके डिपार्चर को। कंसिडर करते हैं कि ये बहुत डेंजरस है और एनिमीज ने क्लियर ट्रैप सेट किया है। एंसेस्टर सजेस्ट करता है कि उसको ब्रेक द एंशिएंट पिल दिलवा दो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क, और अंकल इस सजेशन से अग्री करते हैं। जैंग वॉन्ग सोचता है कि उनका एक्सेसिव अप्रिशिएशन अब उसके डेवलपमेंट में बर्डन बन गया है।
वो डिस्कशन इंटरप्ट करता है और कहता है, प्लीज सुनो मुझे, मैं आपकी कॉन्सर्न समझता हूं, लेकिन अगर मैं हर डेंजर के सामने क्लैन के पीछे छुपते रहूंगा तो मैं कब स्ट्रांग बनूंगा? मैंने अपने रियल्म के पीक तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने कभी रियल लाइफ और डेथ बैटल नहीं लड़ी। और याद रखो, मास्टर ने जो ट्रेजर गिफ्ट किया है वो इवन एक एंशिएंट एम्परर के लिए कैप्चर करना मुश्किल है। प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं बाहर जाकर अपने आप को टेम्पर करूं। अंकल कमेंट करता है कि उन्होंने 5 साल की एज में ऐसे डेंजर्स फेस नहीं किए थे। एंसेस्टर अपने अंदर एडमिट करता है कि जैंग वोंग ने मेजॉरिटी को कल्टीवेशन में सरपास कर दिया है और अब वो अपने डिसीजंस खुद लेने का राइट अर्न कर चुका है। एंसेस्टर रिलक्टेंटली अग्री करता है, लेकिन वॉर्न करता है कि लुओ क्लैन और ज़ेया डायनेस्टी के जीनियसेस ऑलरेडी सीक्रेट रियल में एंटर कर चुके हैं और ट्रैप सेट किया है जहां एंशिएंट एम्परर्स एम्बुश के लिए वेट कर रहे हैं। जैंग वोंग कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करता है, डिस्डेनफुली, जस्ट एन एंशिएंट एम्परर, क्या डरने की बात है? एंसेस्टर लाउडली लाफ करता है, इम्प्रेस्ड बाय हिज ग्रैंडसन स्पिरिट, और डिक्लेयर करता है कि ये ही उनके क्लैन का ट्रू स्पिरिट है। वो उसको परमिशन देता है जाने का और जैंग वोंग थैंक्स करता है। उसके बाद वो इमीडिएटली सेट ऑफ करता है। मदर उसे लीव करते हुए वॉच करती है, अपनी सेफ रिटर्न के लिए प्रे करती है। जैंग वोंग सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पर पहुंचता है और नोटिस करता है कि वहां लाइफ बस्लिंग है। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो एक कल्टिवेटर के पास जाता है और पोलाइटली पूछता है, ये एंशिएंट सेज का सीक्रेट रियल्म है क्या? कल्टिवेटर इनिशियली अननॉड होता है, लेकिन जैंग वोंग के क्लोथ्स की क्वालिटी देखकर रियलाइज करता है कि शायद ये एक यंग मास्टर है फ्रॉम अ ग्रेट क्लैन। वो टोन चेंज करता है और अफर्म करता है। जैंग वोंग क्लेम करता है कि वो एक हम्बल सेक्ट से है, फिर इंक्वायर करता है कि इतने सारे चिल्ड्रन और यंग पीपल वहां क्यों हैं। कल्टिवेटर बिटरली एक्सप्लेन करता है कि ग्रेट पावर्स जैसे ग्रेट शिया डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने इस रियल्म को मोनोपोलिस कर लिया है, सिर्फ उनको अलाउ करते हैं जो 18 के नीचे हैं। जैंग वोंग वंडर करता है कि उसके एनिमीज ने कौन से जीनियसेस भेजे हैं। उसी वक्त ग्रेट एक्सायर डिवाइन डायनेस्टी का ग्रुप अराइव करता है, लेड बाय ग्रैंड प्रिंसेस शिया मिंग कियान, जिसकी ब्यूटी ऑनलुकर्स को स्टन कर देती है। एक अटेंडेंट उसको फ्लैटर करने और कंपटीशन को बिलिटल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस अपनी विजडम दिखाती है और उसको वार्न करती है कि दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए 2 स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, मिस्टीरियस सन ऑफ यंग लुओ क्लैन लीडर और छिलिन सन ऑफ जैंग क्लैन। वो एक्सप्रेस करती है रिग्रेट कि उनकी डायनेस्टी ने एक पावरफुल एलाई लूज किया। अटेंडेंट ब्लेम करता है डिस्पिकेबल जनरल डब्ल्यू ची पर, लेकिन प्रिंसेस ऑर्डर देती है कि बैन करो और इस मिस्टेक से सीखो, और दोनों अटेंडेंट्स अग्री करते हैं। जैंग वोंग डोर से प्रिंसेस को ऑब्जर्व करता है, एडमायर करता है उसकी ब्यूटी और नोटिस करता है कि उसमें जनरल के एरोगेंस का कोई ट्रेस नहीं है जो उसके फैमिली को इंसल्ट कर चुका था। नेक्स्ट, लुओ क्लैन अराइव होती है एक मैजेस्टिक कैरेज में, लाइटनिंग से सराउंडेड। जैंग वोंग स्माइल करता है, सोचता है कि फाइनली दे शोड अप। एक एल्डर क्लैन का इंट्रोड्यूस करता है उनका कैंडिडेट फॉर सीक्रेट रियल्म, लू डागा, ग्रैंड प्रिंसेस के सामने। लू डाग ट्राई करता है ग्रीट करने का, बट वो उसकी बात कंप्लीटली इग्नोर करती है और उसके साथ आई फीमेल एल्डर से बात करती है, सजेस्ट करती है कि वो मिलके सीक्रेट रियल्म ओपन करें, लीविंग लुओडो डाग एम्बेरस्ड और एंग्री। क्लैंस के एल्डर्स मिलकर सीक्रेट रियल्म का गेट ओपन करते हैं और सब जूनियर्स को तुरंत अंदर एंटर करने को बोला जाता है। जैंग वोंग सोचता है कि अब टाइम आ गया है लुओ क्लैन को उनके पास्ट एक्शंस का प्राइस चुकाने का। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ता है, लुओ क्लैन की फीमेल एल्डर वैन क्यू उसे नोटिस करती है और उसके फीचर्स में उसकी मदर की रिजेम्बलेंस पहचान लेती है। वो कंक्लूड करती है कि ये जरूर जैंग क्लैन का प्रोडिजी होगा और शॉक हो जाती है कि उसने इतनी डेंजरस जगह आने की हिम्मत कैसे की। जैंग वोंग इजीली इवेट करता है उसके ऑब्स्ट्रक्ट करने के अटेम्प्ट को और सीक्रेट रियल में एंटर कर जाता है। बाहर लुओ क्लैन की एल्डर वेन क्यू डिसाइड करती है अपने क्लैन को इन्फॉर्म करने का,
वाविंग करती है कि सिंस जैंग वोंग डर करके यहां आया है, वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मीनवाइल जैंग वोंग अपनी एडवेंचर स्टार्ट करता है सीक्रेट रियल्म के अंदर, जहां उसका एनकाउंटर होता है स्पिरिचुअल बीस्ट्स से। वो सोचता है कि बीस्ट ट्रैप में आ गया है। जैंग वोंग को पता चलता है कि ये बीस्ट्स प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए हैं और वो उन्हें ईजिली डिफीट कर लेता है। लेकिन वो ये भी रियलाइज करता है कि ये उसे अफेक्ट नहीं करते और उसके सिस्टम के रिवॉर्ड्स ही सबसे वैल्यूबल है। वो कॉशियस रहता है, अवेयर है कि लुओ क्लैन और एक्साई डायनेस्टी जरूर उसे वॉच कर रहे हैं और उसके लिए बाहर एम्बुश सेट किया गया होगा। ये सोचकर उसे फील होता है कि उसे इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना होगा ताकि वो एक नया लेवल ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ उनसे फेस करने के लिए इनफ नहीं है। अचानक उसका सिस्टम अनाउंस करता है, लोकेट द एंशिएंट सेजेस सीक्रेट रियल्म मिशन कंप्लीट हो गया है और उसे रिवॉर्ड मिलता है 100 साल के कल्टिवेशन इन्फ्यूजन का। जैंग वोंग तुरंत बैठ जाता है, ये इमेंस पावर एब्जॉर्ब करने के लिए एक्साइटेड है देखने के लिए कितना बूस्ट मिलेगा। ये मैसिव एनर्जी इन्फ्यूजन एक गोल्डन लाइट का पिलर क्रिएट करता है जो स्काई तक शूट होता है, सब यंग कल्टिवेटर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करते हुए जो सीक्रेट रियल्म में है। जैसे ही ऑनलुकर्स अप्रोच करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि ये ट्रेजर अपीयरेंस नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग सेलेस्टियल थंडर ट्रिब्यूलेशन है। उनमें से एक रेकग्नाइज करता है कि ये 9 फोल्ड थंडर ट्रिब्यूलेशन है जो सिंगल स्ट्राइक में कॉम्प्रेस हुआ है, एक रेयर सेलेस्टियल फेनोमेनन। लुओ क्लैन का प्रोडिजी लियोडो डागा इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है प्रिंसेस एक्सिंग कियान के करीब आने का और सजेस्ट करता है कि वो टीम अप करें ताकि सपोज्ड ट्रेजर सीज कर सकें। लेकिन प्रिंसेस कॉशियसली रिस्पॉन्ड करती है, कहती है कि ट्रिब्यूलेशन का लेवल अनप्रेडिक्टेबल है। लियो डोंग इंसिस्ट करता रहता है, अपने मन में सोचता है कि उसे इस कैप्टिवेटिंग वुमन को जीतना ही होगा। स्टॉर्म के हार्ट में जैंग वोंग खड़ा होता है, डायरेक्टली ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज करते हुए, जो एक लाइटनिंग पैलेस के फॉर्म में मटेरियलाइज होती है। लाइटनिंग उसे पावरफुली स्ट्राइक करती है, लेकिन पहला हिट लेने के बाद वो स्कॉफ करता है उसकी वीकनेस पर। फिर वो हेवन डिवाउरिंग डीमन आर्ट यूज करता है ट्रिब्यूलेशन की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद वो एक आर्मोर्ड वॉरियर से फेस टू फेस फाइट करता है जो लाइटनिंग से बना होता है। जैंग वोंग इजिली लाइटनिंग स्ट्राइक्स पैरी करता है और वॉरियर की तरफ रश करता है। वॉरियर एंग्री हो जाता है और एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक अनलीश करता है, लेकिन जैंग वोंग अपने क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक्स यूज करता है एक फाइनल ब्लो देने के लिए। बाकी सब लोग दूर से देख रहे होते हैं, कंप्लीट कंफ्यूजन में, सोच रहे हैं कौन सी एंटिटी इतना टेरिफाइंग सेलेस्टियल थंडर अट्रैक्ट कर सकती है। तभी उनमें से एक नोटिस करता है एक ह्यूमन फिगर स्टॉर्म के सेंटर में। प्रिंसेस एक स्टनिंग और इम्पॉसिबल कंक्लूजन पर पहुंचती है, कोई ट्रिब्यूलेशन अंडरगो कर रहा है टू बिकम एन एंशिएंट एम्परर। और क्योंकि ये सीक्रेट रियल्म एज रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब है एक 18 साल से छोटी एज का लड़का ये अनप्रेसिडेंटेड फीट अचीव कर रहा है। लियोडो डार्क ट्रिब्यूलेशन वॉच करता है और रियलाइज करता है कि जो इंसान उसे अंडरगो कर रहा है वो बिल्कुल अनहार्म्ड है। वो डिसाइड करता है कि अगर इसे अब एलिमिनेट नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में डिजास्टर बन जाएगा। वो प्लान करता है थंडर के कवर में उसे असैसिनेट करने का अगर अपॉर्चुनिटी मिले। ट्रिब्यूलेशन की पावर इतनी इंटेंसिफाई होती है कि वो सीक्रेट रियल्म को ही टीयर करने लगती है और ऑनलुकर्स पैनिक में भाग जाते हैं। लियोडोंग सिचुएशन का फायदा उठाता है प्रिंसेस एक्सिंग कियान को शॉकवेव से प्रोटेक्ट करने के लिए और वो उसका थैंक यू करती है। स्टॉर्म के सबसाइडिंग के बाद मिस्टीरियस फिगर डिसअपियर हो जाता है, जिससे सब लोग बिलीव करते हैं कि वो अपनी ट्रिब्यूलेशन फेल कर गया और बॉडी और सोल दोनों से पेरिश हो गया। लियोडोंग फिर से ट्राई करता है प्रिंसेस को कन्विंस करने के लिए कि वो उसके साथ अलायंस करें। आर्ग्यू करता है कि उनके सामने एक अननोन पावर है और उन्हें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रिंसेस पोलाइटली रिफ्यूज करती है, कहती है कि वो ऑलरेडी एक टीम फॉर्म कर चुकी है और वेल्ड सार्केज्म के साथ ऐड करती है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसके हम्बल टीम के लिए। लियोडोंग फ्यूरियस हो जाता है रिजेक्शन से और वाव करता है
कि एक्सिंग कियान उसकी है और कोई भी उसे रिफ्यूज नहीं करेगा। प्रिंसेस इंप्रेस्ड होती है जैंग वॉन्ग की हैंडसमनेस से। वो लड़का बैठकर सोचता है कि उसे नए मार्शल आर्ट्स सर्च करने होंगे, क्योंकि अपने क्लैन की टेक्निक्स यूज करने से उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। प्रिंसेस उसके पास आती है और उसका अटेंशन गेन करती है। जैंग वॉन्ग सरप्राइज होता है उसकी प्रेजेंस से और रियलाइज करता है कि वो एक्सायो डायनेस्टी से है, लेकिन गेस करता है कि उसने उसे पहचाना नहीं। प्रिंसेस पूछती है क्या वो उससे डरता है, और वो एक इनोसेंट चाइल्ड का रोल प्ले करने लगता है, प्रिंसेस की ब्यूटी को प्रेस करते हुए। उसका चार्म प्रिंसेस पर काम करता है। वो उसके चीक पिंच करती है और उसकी करेज प्रेस करती है। जैंग वॉन्ग एक सैड स्टोरी फैब्रिकेट करता है, क्लेम करता है कि उसका क्लैन गिर गया है और वो सीक्रेट रियल में एंटर करने पर मजबूर हुआ लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण। प्रिंसेस उसे पिटी करती है और उसको इनवाइट करती है अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए फॉर हिज सेफ्टी, और वो फेंड एंथुजियाज्म के साथ अग्री कर लेता है। मीनवाइल लियो डोंग इंटेंस हेट्रेड फील करता है जैंग वॉन्ग के लिए, एंग्री है कि उस ब्रैट ने उसके प्रिंसेस के साथ के प्लान्स रूइन कर दिए। ही बिगिंस टू ट्रैक द प्रिंसेसेस ग्रुप। कुछ ही देर बाद एक वुल्फ जैंग वॉन्ग पर अटैक करता है। जैंग वॉन्ग उस अटैक को इजीली कैच कर लेता है, जिससे प्रिंसेस सरप्राइज हो जाती है, जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर मार्वल करती है। जैंग वॉन्ग अपने आप से सोचता है कि वो अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहा था और रियलाइज करता है कि लुओ डोंग उन्हें ट्रैक कर रहा है। लुआ डागा आखिरकार अपीयर होता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो इस रियल में प्रिंसेस के लिए एंटर हुआ है और एक पावरफुल आर्टिफैक्ट एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल यूज करता है उसे ट्रैप करने के लिए। जबकि जैंग वॉन्ग अंदर ही अंदर उस आर्टिफैक्ट की पावर पर स्कॉफ करता है, लू डागा मैनियकली लाफ करता है, अपनी डिजायर रिवील करते हुए उसके और उसकी स्पेशल एक्सक्विजिट 9Y बॉडी के लिए, जो जैंग वॉन्ग की इंटरेस्ट को पाई करता है। लेटर कैंपफायर के पास जैंग वॉन्ग अपना एक्ट जारी रखता है। बिग सिस्टर शिया से कहता है कि वो स्कैर्ड है और पूछता है क्या वो उसके साथ सो सकता है। प्रिंसेस उसे टीज करती है, वंडर करती है कि जो लिटिल मॉन्स्टर स्पिरिचुअल बीस्ट्स को टीयर अपार्ट करता है, वो कैसे स्कैर्ड फील कर सकता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो सच में स्कैर्ड है, उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और फिर फेंड सीरियसनेस के साथ पूछता है कि क्या उसका कोई दांव कंपेनियन है। प्रिंसेस सैडली रिप्लाई करती है कि नहीं है। जैंग वॉन्ग अपना एक्ट जारी रखता है, फिगनिंग सरप्राइज करते हुए कहता है कि प्रिंसेस जियाओमिंग कियान जैसी ब्यूटीफुल और हाई स्टेटस लड़की के कोई सूटर्स नहीं है। प्रिंसेस उसे एक्सप्लेन करती है कि जो भी मेन उसके पास आते हैं, उनके इंटेंशंस हमेशा इम्प्योर और हिडन एजेंडा वाले होते हैं। जब वो इस एजेंडा के बारे में पूछता है तो वो अपना सीक्रेट रिवील करती है, पूछती है क्या उसने एक्सक्विजिट 9Y बॉडी के बारे में सुना है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये बॉडी अनलॉगॉन के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होती है, जो डुअल कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं, और इसी रीजन से ईविल सेक्स ऐसी विमेन को सर्च करते हैं जिनके पास ये बॉडी होती है, ताकि वो उन्हें कल्टिवेशन वेसल्स के रूप में यूज कर सके। जैंग वॉन्ग प्रिटेंड करता है कि उसने समझ लिया, अपनी मुट्ठी फेंड एंगर में क्लेंच करता है और वादा करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा किसी भी बैड गाय से जो उसकी तरफ आने की हिम्मत करेगा। प्रिंसेस उसकी चाइल्डिश जेलसी पर मुस्कुराती है और कहती है कि अब वो रेस्ट करे। जब वो दोनों फायर के पास बैठे होते हैं, जैंग वॉन्ग को फील होता है कि वो आदमी लियोडो डागा अब भी नियर बाय है। कांस्टेंट सर्वेलेंस से अनॉयड होकर वो डिसाइड करता है कि उसे उस एनिमल लियोडो डाग से जल्द छुटकारा पाना होगा, ताकि उसे शांति मिल सके, और वो कैंप से दूर वॉक कर जाता है। प्रिंसेस चिंतित होकर उसका पीछा करती है और जेंटली उसे स्कोल्ड करती है कि वो रेकलेस है और अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। जब वो उससे अपोलोजाइज कर रहा होता है, तभी लू डागा, जो जेलसी में उन्हें वॉच कर रहा था, अपीयर होता है और जैंग वॉन्ग पर अटैक करता है, चिल्लाते हुए कि वो डेथ ढूंढ रहा है। जैंग वॉन्ग कामली मुड़ता है और कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। लुआ डागा जैंग वॉन्ग की तरफ एक अटैक लॉन्च करता है। प्रिंसेस बीच में आती है और उनके बीच खड़ी हो जाती है, पूछती है कि लुआ डा का इंटेंशन क्या है।
वो सिनिस्टरली लाफ करता है, फिर कहता है कि वो जल्द ही जान जाएंगे, और एंशिएंट ट्रैपिंग पर्ल उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों ट्रैप हो जाते हैं। प्रिंसेस एनरेज हो जाती है और उसे थ्रेटन करती है कि वो और उसका डायनेस्टी उसे उसके एक्शंस के लिए माफ नहीं करेंगे। उसे डिमांड करती है कि वो उन्हें रिलीज करे ताकि वॉर डिक्लेयर न करनी पड़े। लियोडोंग उसकी थ्रेट्स इग्नोर करता है एक स्माइल के साथ और इनवाइट करता है कि वो ट्राई करे, और प्रिंसेस उसे वार्न करती है कि बाद में रिग्रेट न करे। प्रिंसेस अपने डायनेस्टी का रेस्क्यू सील एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल होकर पर्ल की स्पेस के अंदर शैटर हो जाता है। लियोडोंग उसका मजाक उड़ाते हुए एक्सप्लेन करता है कि ये पर्ल उसके एंसेस्टर वोंग क्यू ने पर्सनली रिफाइन किया था, जिसे स्पेशल लॉज की डीप अंडरस्टैंडिंग है। वो ऐड करता है कि ये पर्ल एंशिएंट एम्परर लेवल से नीचे वालों की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑपरेशन सील कर देता है, और उसे एडवाइस करता है कि वो क्वाइटली सरेंडर कर दे। सिचुएशन की ग्रेविटी समझते हुए प्रिंसेस एक प्लान बनाती है और जैंग वोंग से धीरे से कहती है कि वो एक मेथड यूज करेगी उसे सीक्रेट रियल्म से बाहर भेजने का, और उसे ऑर्डर करती है कि बाहर पहुंचते ही उसके डायनेस्टी की फोर्सेस समन करे। लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्लान एक्सिक्यूट कर सके, लियोडोंग अपना ध्यान जैंग वोंग की तरफ मोड़ता है और उस पर स्कॉफ करता है, कहते हुए कि वो वही अबैंडन्ड चाइल्ड होगा लुओ क्लैन का, जो 5 साल पहले छोड़ा गया था। प्रिंसेस कंफ्यूजन में पड़ जाती है, सोचती है कि लुओ डाग के वर्ड्स का मतलब क्या है। जैंग वोंग कामली रिस्पॉन्ड करता है और 2 बातें क्लैरिफाई करता है। पहली, वो जोर से रिजेक्ट करता है कि उसका किसी भी डैमेड लुओ क्लैन से कोई लेना देना है, डिक्लेयर करता है कि उसका नाम जैंग वोंग है। दूसरी, वो लियोडोंग से सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि उसने ऑलरेडी जीत लिया है। लियोडोंग लाफ करता है, जैंग वोंग को मॉक करते हुए कहता है कि वो डेथ के वर्ज पर है और फिर भी बोस्ट कर रहा है, और वाव करता है कि वो उसकी लाइफ अपने क्लैन की तरफ से लेगा। प्रिंसेस पर्ल की पावर से स्ट्रगल करती हुई लियोडोंग को शेमलेस डीमन कहती है। सिचुएशन होपलेस मानकर वो प्लान बनाती है खुद को सैक्रिफाइस करने का, ताकि जैंग वोंग एस्केप कर सके और हेल्प ला सके। लेकिन जैंग वोंग उसका प्लान रिजेक्ट करता है, कहता है कि वो रेस्ट करे क्योंकि उसके पास एक सिंपलर प्लान है। वो हवा में उठता है, पावरफुल गोल्डन ऑरा से घिरा हुआ, जिससे लुआ डाग शॉक में रह जाता है। समझ नहीं पाता कि वो पर्ल के अंदर ट्रैप्ड होने के बावजूद स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे यूज कर पा रहा है। जैंग वोंग उस आर्टिफैक्ट पर स्कॉफ करता है, उसे एक ब्रोकन बीड कहकर, और फिर एक सिंपल फ्लिक से उसने जो कन्फाइनिंग पावर इंपोज किया था उसे शैटर कर दिया। वो इंस्टेंटली लियोडोंग के सामने अपीयर होता है और कहता है कि उसे देखकर नीचे दिखाया जाना पसंद नहीं। फिर अपनी उंगली से उसके फॉरहेड को टैप करता है। ये सिंपल टैप ही लियोडोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को डिसिपेट कर देता है और उसकी बोन्स शैटर हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। प्रिंसेस इस सीन को शॉक में वॉच करती है जब लियोडोंग हेल्पलेस गिरता है और चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है। जैंग वोंग उसके ऊपर खड़ा होता है और सार्कास्टिकली पूछता है, अब तुम सैटिस्फाइड हो क्या अबैंडन चाइल्ड ऑफ लुओ क्लैन की पावर देखकर? लियोडोंग अपनी लाइफ के लिए बेग करता है, स्वेयर करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा क्या हुआ। जैंग वोंग कॉन्टेम्प्ट से रिस्पॉन्ड करता है, क्या तुम सोचते हो कि मुझे लुओ क्लैन से डर लगता है? और डिक्लेयर करता है कि वो उनको पर्सनली विजिट करेगा जब वो कम ऑफ एज, और अभी के लिए वो बस थोड़ा इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा। वो लियोडोंग के बॉडी में एक गोल्डन कोर ऑफ एनर्जी प्लांट करता है। लियोडोंग डर के मारे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। जैंग वोंग एक्सप्लेन करता है कि वो ब्लड थर्स्टी नहीं है, जैसे उसकी मदर ने उसे मर्सी सिखाई, और इसलिए वो उसे एक चांस देगा कि वो भागकर अपने एंसेस्टर तक पहुंचकर गोल्डन कोर एक्सट्रैक्ट करवाए। टाइम के लिए जो 3 इंसेंस स्टिक्स के बर्न होने का है, और अगर वो सक्सीड करे शायद वो जिंदा रहे। प्रिंसेस ट्राई करती है वार्न करने के लिए कि लियोडोंग को रिलीज करना जैंग वोंग और जैंग फैमिली के लिए डिजास्टर लाएगा। जैंग वोंग रियश्योर करता है कि वो छोटा थीफ एस्केप नहीं कर पाएगा। जब लियोडोंग भागता है
रिवेंज के थ्रेट्स चिल्लाते हुए और जैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का प्रॉमिस करता है। जैंग वोंग कामली काउंट डाउन करना शुरू करता है फ्रॉम 3। जब वो 1 पर रीच करता है, लियोडोंग डिस्टेंस में एक्सप्लोड हो जाता है। जैंग वोंग शॉक्ड प्रिंसेस की तरफ टर्न करता है और स्माइल करता है, कहता है कि वो मर्सी दिखाने का जोक कर रहा था और वो रेयरली अपनी मदर की सुनता है। ये इवेंट्स विटनेस करने के बाद प्रिंसेस एक्सिंग कियान कंफर्म करती है अपने आप से कि यही जैंग क्लैन का डिवाइन चाइल्ड है। वो अपने फादर के कांस्टेंट रिग्रेट के बारे में याद करती है, ओवर ब्रेकिंग द एंगेजमेंट, और सोचती है कि ये मीटिंग एक चांस हो सकता है चीजें सही करने का। दोनों एक्सप्लोजन के साइड पर जाते हैं। जैंग वोंग डिवाइन चाइल्ड का टाइटल डाउन प्ले करता है, क्लेम करता है कि उसका कल्टिवेशन स्ट्रांग था बर्थ में और बस थोड़ी स्टर हुई। प्रिंसेस फिर पूछती है अगर वो ही था जिसने थंडर ट्रिब्यूलेशन कॉज किया, जो सीक्रेट रियल में हैवॉक ला रहा था। वो कामली एडमिट करता है कि ट्रिब्यूलेशन उसने ही कॉज किया, साइ करते हुए कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिंपल ट्रिब्यूलेशन से एंशिएंट एम्परर रियल्म के पीक को ब्रेक करके इतना कमोशन होगा। वो विस्टफुली ऐड करता है कि हेवन ग्रेट टैलेंट से जेलस है। प्रिंसेस उसकी पावर और कॉन्फिडेंस से एस्टाउंडेड है, सोचती है कि वो एक एंशिएंट गॉड जैसे लगता है मॉर्टल वर्ल्ड में डिसेंडेड, और वंडर करती है कि वो क्या बनेगा जब बड़ा होगा। फिर वो अपने थॉट्स पर खुद को स्कोल्ड करती है। जैंग वोंग नोटिस करता है उसकी साइलेंस और पूछता है अगर वो अपसेट है। वो कॉन्फेस करता है कि इनिशियली उसने उसको इंटेंशनली अपने साइड में रखा था टू यूज बेट के जैसे लियोडोंग को ल्योर और एलिमिनेट करने के लिए। प्रिंसेस रियश्योर करती है कि वो पैटी नहीं है और एंग्री नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसे थैंक करना चाहिए कि उसने हेल्प की टू रिमूव एक हिडन थ्रेट। जैंग वोंग रिलीज शो करता है। लेटर कैंपफायर के पास प्रिंसेस रिफ्लेक्ट करती है रूमर्स पर कि छिलियन सन ऑफ जैंग क्लैन हो सकता है री इनकारनेशन ऑफ अ ग्रेट एंशिएंट एम्परर, और अब फील करती है कि रूमर्स में ट्रूथ है। वो मार्वल करती है उसकी इमेंस टैलेंट, कनिंग और एलोक्वेंस पर, कंक्लूड करती है कि फ्यू इन हिज जनरेशन उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैंग वोंग इंटरप्ट करता है उसके थॉट्स और वापस अपनी रोल में एज इनोसेंट चाइल्ड, वंडरिंग अलाउड कौन लकी होगा टू मैरी बिग सिस्टर शिया फ्यूचर में, जो उसे फ्लस्टर कर देता है, और वो वंडर करती है उसके स्ट्रेंज क्वेश्चंस पर। बाद में उनकी कॉन्वर्सेशन सीरियस होती है। प्रिंसेस वार्न करती है कि वो रियलाइज नहीं करता ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन विद लुओ क्लैन, एक्सप्लेन करती है कि लुओ डागा उनकी डायरेक्ट लिनियज का था और उनके एंसेस्टर्स इस मैटर को पीसफुली रेस्ट नहीं करने देंगे। वो रिमाइंड करती है एम्बुश के बारे में जो उनकी डायनेस्टी और लुओ क्लैन ने सेट किया है आउटसाइड सीक्रेट रियल्म। जैंग वोंग डिसमिसिवली रिस्पॉन्ड करता है, कहता है कि वो एक पाम स्ट्राइक से लुओ वोंग को मार देगा। प्रिंसेस चैलेंज करती है उसके ओवर कॉन्फिडेंस को, पूछती है क्या वो करेगा जब लुओ क्लैन का ट्रू पावर डिसेंड करेगा, एक्सप्लेन करते हुए कि क्लैन के पास बहुत पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। टू हेल्प हिम एस्केप, वो उसे एक स्पिरिचुअल ट्रेजर देती है फ्रॉम हर फादर जो उसका ऑरा कंसील कर सकता है। वो इंसिस्ट करती है कि वो ले, कहती है कि उसने हेल्प किया और ग्रेट जिया डायनेस्टी जरूरी नहीं कि हमेशा उसका एनिमी रहे। जैंग वोंग गिफ्ट एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्लैरिफाई करता है अपना पोजीशन। उनकी फ्रेंडशिप पर्सनल है, लेकिन वो उसकी डायनेस्टी के लिए कोई गुडविल नहीं रखता, और वो वाव करता है कि जनरल WI को पे बैक करेगा फॉर इंसल्टिंग हिज मदर और रॉन्गिंग हिज क्लैन। सरप्राइजिंग मूव में प्रिंसेस पूछती है, व्हाट इफ वी हैंड ओवर WI टू? नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।